हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। महक इधर उधर देखते हुए शोभित से बोली, अदिति कहाँ है? कल रात को भी वो खाना खाने नहीं आई थी। तभी अदिति नीचे आती हुई नजर आती है। महक अदिति को देखते हुए बोली, अदिति तुम कल रात को भी खाना खाने नहीं आई थी। चलो आओ नाश्ता कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अदिति महक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है और मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मनाली वापस जाना है। शोभित अदिति की तरफ देखता है और विप्लव कुर्सी से खड़ा हो अदिति के पास जाकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो बनी? तुम क्यों जाना चाहती हो? हमारे साथ रहो। और अभी तो तुम्हारी माँ की इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं हुई है। अदिति विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, मेरी माँ मर गई वापी, मेरे पापा भी मर गए, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मृत्युंजय शोभित की तरफ देखता है, जो कि बिना किसी भाव के डाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ था। वहीं बाकी सब लोग अदिति की बात सुनकर हैरान थे। विप्लव अदिति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो? किसी ने भी तो नहीं कहा ना कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं हैं? और अगर वो लोग नहीं हैं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम हमारे साथ रहो यहाँ पर। अदिति विप्लव की बात पर बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ये शहर बहुत गंदा है, यहाँ पर मैंने सब कुछ खो दिया। ये कहते हुए अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महक अदिति के पास जा उसे गले लगाते हुए बोली, शांत हो जाओ अदिति, ये तो नियम है, जो दुनिया में आया है उसे जाना होता है। तुम इस तरीके से उदास नहीं हो सकती, बल्कि हालात से लड़ना सीखना होता है। अदिति महक को गले लगा रोते हुए बोली, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों दीदी? पापा चले गए, माँ को तो छोड़ना चाहिए था ना, लेकिन भगवान ने माँ को भी छीन लिया मुझसे। इसलिए ना, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि किसी काम के नहीं है वो। माँ तो हर करवा चौथ में उपवास रहती थी ना, तो क्यों चले गए मेरे पापा? ये कहते हुए अदिति बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। महक की आंखों में नमी तैर जाती है। रचना कुर्सी से खड़ी हो अदिति के पास जाकर उसे महक से दूर करती है और अदिति के चेहरे को पकड़कर कहती है, रोना बंद करो। अगर भगवान ने तुम्हें हम लोगों से मिलवाया है तो शायद इसलिए कि हम तुम्हारी मदद कर सकें। कहाँ जाओगी तुम? जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था। निराश होना बंद करो। कुछ लोगों के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। अदिति रचना की बात पर रोते हुए बोली, वो लोग कुछ लोग नहीं थे, मेरी पूरी दुनिया थे। माँ हमेशा ऐसे सिर थपथपाते हुए कहती थी कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। पापा मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आते। रचना अदिति के मुंह पर हाथ रख कर बोली, रोना बंद करो, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है, बिना मतलब का गला काट रही हो। निर्जला रचना को देखते हुए नाराजगी से बोली, रचना तुम कैसा बिहेव कर रही हो अदिति के साथ? रचना अदिति के मुंह से हाथ हटा खड़ी होते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वैशाली और महक कंफ्यूजन में उस हिटलर औरत को जाता हुआ देख रहे थे, जो कि हमेशा लोगों पर कटाक्ष किया करती थी। आज अदिति को समझा रही थी,
अदिति अभी भी रोते हुए खड़ी थी, जिस पर मृत्युंजय खड़ा होता है और अदिति के पास जाकर कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, अब तुम्हें यहीं रहना है और उससे भी ज़रूरी बात तुम्हारे कॉलेज एडमिशन की फॉर्मेलिटी में पूरी करवा दूंगा। वापी के साथ तुम कॉलेज जाओगी। अदिति मृत्युंजय की बात पर रोते हुए बोली, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, आप सब लोग झूठे हो। आपके भाई ने झूठ बोला कि वो मेरे पापा और माँ को ले आएंगे, लेकिन कल कहा कि वो लोग मर गए हैं। शोभित डाइनिंग चेयर से खड़ा हो अदिति के सामने जा उसे डांटते हुए बोला, चुप रहो, कल से देख रहा हूँ तुम्हारा ये रोना गाना। अगर फिर से तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकले ना तो सोच लेना मैं क्या करूँगा। वैशाली शोभित को घूरते हुए बोली, अब उसके अम्मा पापा मर गए हैं तो रोएगी नहीं क्या? सब तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं होते। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रख सकती हो क्या? वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, हम काहे अपना मुंह बंद करके रखे भाई? अदिति के पापा और मम्मी यहाँ पर नहीं हैं, उनको याद करके रो रही है। अब क्या इस घर में कोई किसी के मरने पर रो भी नहीं सकता। शोभित वैशाली की बातों को इग्नोर करते हुए अदिति के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शोभित अदिति को विला से बाहर ले जाता है। विप्लव, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं वहीं कैंटीन में कुछ खा लूँगा। इतना कहकर विप्लव अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। मृत्युंजय के पास जाकर बोला, मुझे इस तरीके से देखना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला और मेरा टिफ़िन पैक करो, मैं लैपटॉप बैग लेकर आता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली अमृत के पीछे पीछे कमरे तक आ जाती है, जिस पर अमृत इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें जो कहना है तुम कहो ना, इस तरीके से मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? वैशाली अमृत के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, अब हमको तुम बताओ कि क्या तुमको पता था अदिति के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं? अमृत एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ मुझे पता था। आफ्टर ऑल हम तीनों भाई को पता था कि अदिति के पापा इस दुनिया में नहीं है, और कल शाम को पुलिस ने कॉल करके कहा कि अदिति के माँ के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन बंद कर रहे हैं। वैशाली अमृत की बात पर बोली, अदिति के पापा की मौत कैसे हुई? अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों सीआईडी बन रही हो? वैशाली भी अमृत को घूरते हुए बोली, अदिति ने कहा कि तुम लोग झूठे हो, मतलब तुम्हें बेहतर तरीके से पता है कि अदिति के पापा की मौत कैसे हुई। अमृत वैशाली को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। वैशाली अमृत के बात को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिस कारण अमृत उससे टकरा जाता है।
अमृत खुद को संभालते हुए गुस्से से बोला, वैशाली, ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम अपनी बदतमीजी और गुंडागर्दी से कभी बाहर नहीं आ पाओगी ना। वैशाली अमृत के गाल को अपने हाथों से में भर लेती है, जिस पर अमृत हैरानी से वैशाली को देखने लगता है। वैशाली अमृत के गाल पर उंगली चलाते हुए उसके पास आकर बोली, मेरे प्यारे करेले के जूस में डूबे हुए पति, जब तुम्हारी बीवी इतने प्यार से तुमको सवाल कर रही है तो तुम जवाब दो ना। इस तरीके से भाव क्यों खा रहे हो जैसे करेले की कीमत बढ़ गई हो? अमृत वैशाली की बात पर धीरे से बोला, बरसात चल रही है ना, करेले क्या भाव बढ़ गया है? करेले का क्या भाव बढ़ गया है? आफ्टर ऑल सारे सब्जियों का भाव बढ़ गया है। वैशाली अमृत के चेहरे को थोड़ा पास जाती है तो अमृत वैशाली के होठों को देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रही हो? तुम दूर रहो ना, वरना मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अमृत की बात पर वैशाली के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अमृत अपनी आंखें बंद करके वैशाली के होठों की तरफ बढ़ जाता है। वैशाली तिरछी मुस्कान के साथ अमृत को देख रही थी, जो कि उसे किस करने के लिए अपनी आंखें बंद किए आ रहा था। वैशाली अमृत के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर बोली, बहुत शौक चढ़ा है तुमको चूमने चाटने का। साला, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो देना है नहीं। वैशाली के इस तरीके से धक्का देने पर अमृत दीवार से टकरा जाता है और उसे अपनी पीठ पर थोड़ी जोर से लगती है। अमृत पर चेहरा गुस्से से भर जाता है। अमृत वैशाली की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रही थी। अमृत वैशाली को बाल सहित पकड़कर दीवार से चिपका देता है और वैशाली के दोनों पैरों के बीच अपना एक पैर रखकर उसके बाल को मजबूती से खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वैशाली अचानक इंसिडेंट से हैरान हो जाती है और वहीं अमृत लगातार वैशाली के होठों को स्मूच करते हुए शक कर रहा था और बाइट कर रहा था। वैशाली को होश आता है और वो अमृत को खुद है जिसके बाल बिखरे हुए थे और होठ की लिपस्टिक लगभग मिट चुकी थी और उसके होठों पर शेवलिंग आ चुकी थी। वैशाली अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए अपने दांत पीस कर बोली, तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं बेटा, बहुत चर्बी चढ़ी है, चूमने चाटने का सब उतार देंगे, तुम आओ जरा ऑफिस से। ये कहते हुए वैशाली बाथरूम की तरफ चली जाती हैं। इधर सिटी हॉस्पिटल वीआईपी वार्ड में जिस लड़के ने मृत्युंजय की जान बचाई थी, वो लड़का वीआईपी वार्ड में था। उसे होश आ चुका था और मृत्युंजय उस लड़के से मिलने आया था। मृत्युंजय वार्ड में आता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, हाउ आर यू फीलिंग? मृत्युंजय के सवाल पर वह लड़का उसकी तरफ देखते हुए बोला, जी मैं ठीक हूँ। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, गुड, लेकिन तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान क्यों बचाई? वो लड़का हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इंसानियत नाम की भी एक चीज़ होती है, मैंने बस इंसानियत के नाते आपकी मदद की, वरना वो लोग आपको मार देते। मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? वो लड़का कुछ पल रुक कर बोला, गौतम सहाय। मृत्युंजय गौतम की बात पर बोला, तुम्हारी फैमिली में
कौन कौन है और तुम्हारा घर कहाँ है? गौतम मृत्युंजय को देखते हुए बोला, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैंने आपकी जान बचाई है। मृत्युंजय गौतम की बात पर बोला, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना है इसलिए पूछ रहा हूँ, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने बस मेरा जान बचाने का नाटक किया है। गौतम मृत्युंजय की बात पर व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मैंने आपकी जान बचाई और आपको मुझ पर शक है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मुझे तुम पर शक है। गौतम मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मुंबई पहली बार आया हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। मृत्युंजय गौतम की तरफ गहरी नज़र देखने के बाद राघव से बोला, इसने मेरी जान बचाई है, डेविड से इसकी मुलाकात करवा देना। राघव मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है, लेकिन गौतम मृत्युंजय की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मुफ्त के काम नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।